हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के जो चैप्टर की चर्चा कर रहे थे अमेरिकी संविधान के बारे में, उसकी बेसिक जानकारियाँ हमने पढ़ ली थी और पिछले लेसन में हमने एक दो विशेषताओं के ऊपर भी चर्चा की थी। देखिए, अमेरिका के संविधान को पढ़ने से पहले हमारे को उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना जरूरी है। बैकग्राउंड के बारे में हमने पिछले लेसन में जाना, आज हम इसकी विशेषताओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी देश के संविधान को अध्ययन करने से पहले उसकी विशेषताओं का या उसकी बेसिक जानकारी का होना जरूरी है। क्योंकि अगर जब तक संविधान की विशेषताएं हमारे को पता नहीं होंगी, उसका बैकग्राउंड हमारे को पता नहीं होगा, उसका मेन खाका हमारे को पता नहीं होगा, तब तक हम संविधान को समझ नहीं पाएंगे। और अगर मान लीजिए किसी देश की संविधान की विशेषताएं अगर हमारे को पता है, तो वहाँ पे ये समझ लीजिए कि 60% संविधान हमारे को वहीं पे समझ में आ गया। तो देखिए, आज हम चर्चा करते हैं अमेरिकी संविधान की जो पहली विशेषता है वो है लिखित संविधान, प्रथम लिखित संविधान, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखित व संक्षिप्त संविधान। संक्षिप्त संविधान। देखिए, कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन से देश का है। अगर ये क्वेश्चन कहीं पे भी आ जाए तो आपको फौरन आंख बंद करके अमेरिका टिक करना है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के संविधान कब लागू हुआ? 1789 में। तो सबसे पहला जो लिखित संविधान था वो कौन सा था? अमेरिका का था। अब साथ में बात करते हैं कि संक्षिप्त संविधान। संक्षिप्त कैसे है? संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा। अगर संक्षिप्त संविधान की बात करें तो संक्षिप्त संविधान भी कौन सा आएगा? अमेरिका का माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि इसमें कितने अनुच्छेद हैं? केवल और केवल 7 अनुच्छेद हैं। हमारे संविधान में कितने हैं? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, वर्तमान में तो 444 के आसपास या इससे अधिक हो गए हैं, एग्जैक्टली मेरे को भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अभी देखिए, 7 अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं अमेरिका के संविधान में, इसलिए इसको संक्षिप्त संविधान भी कहा जाता है। अगर दूसरी विशेषता की हम बात करें तो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था या फिर गणतंत्रात्मक संविधान भी इसको कर सकते हैं। देखिए, गणतंत्र का मतलब क्या हो जाएगा? जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि राष्ट्राध्यक्ष, देखिए 2 होते हैं, एक तो राष्ट्राध्यक्ष होता है और एक होता है शासनाध्यक्ष। इन दोनों में अंतर होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब हो गया, हमारे अगर भारत के संदर्भ में देखें तो राष्ट्रपति। शासनाध्यक्ष अगर भारत के संदर्भ में देखें, ठीक है, तो हो गया प्रधानमंत्री। शासन का अध्यक्ष वो कहलाता है, यानी कि वास्तविक जो कार्यपालिका होता है वो तो होता है शासनाध्यक्ष, और नाम मात्र की जो कार्यपालिका होता है वो होता है राष्ट्राध्यक्ष। अगर अमेरिका की बात करें तो राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में सम्राट क्या हो जाएगा? राष्ट्राध्यक्ष हो जाएगा, और शासनाध्यक्ष कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। कहाँ पे? ब्रिटेन में। ठीक है, तो किसी भी देश का जो राष्ट्रपति है या सम्राट है या फिर वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्र का जो मेन लीडर है, वो वंशानुगत ना होके किस प्रकार से चुना जाएगा? जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाएगा। किसके द्वारा? वंशानुगत न होके जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो संविधान गणतंत्रात्मक कहलाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या ब्रिटेन में गणतंत्र है? क्या भारत में गणतंत्र है? क्या अमेरिका में गणतंत्र है? तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, भारत में गणतंत्र है और अमेरिका में भी गणतंत्र है। क्यों ब्रिटेन में गणतंत्र क्यों नहीं है, जबकि ब्रिटेन में तो संस्थात्मक व्यवस्था भी है? संस्थात्मक व्यवस्था भी है वहाँ पे तो, लेकिन वहाँ पे गणतंत्र क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे जो सम्राट होता है वो वंशानुगत होता है।
उसके कैसा होता है, वंशानुगत होता है, वंश परंपरा के द्वारा चुना जाता है, इसलिए वहाँ पे गणतंत्रात्मक न होकर संवैधानिक राजतंत्र है। क्या है? संवैधानिक राजतंत्र है, संवैधानिक राजतंत्र है। भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? हमारे चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और वो किसका चुनाव कर रहे हैं? राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव। गणतंत्र है। अमेरिका में भी जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसलिए अमेरिका का संविधान कैसा है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, अर्थात गणतंत्रात्मक शासन है, गणतंत्रात्मक संविधान है। तीसरी अगर विशेषता की बात करें हम, तीसरी विशेषता कौन सी है? कठोर संविधान। कठोर संविधान। विश्व का सबसे कठोर संविधान कौन सा है? अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो क्या करना है? अमेरिका। क्या करना है? अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का संविधान सबसे कठोर है। देखिए आज तक अमेरिका के संविधान में कितने संशोधन हुए हैं? केवल और केवल 27 संशोधन हुए हैं। कितने संशोधन हुए हैं? 27। 27 में से भी 10 संशोधन ऐसे हैं जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, मौलिक अधिकार से। तो अगर देखा जाए तो 27 में से अगर 10 निकाले तो 17 ही बचते हैं। और टाइम पीरियड कितना हो गया? 1789 टू 2020। इस समय के दरमियान कितने संशोधन हुए हैं? मात्र केवल 27 संशोधन हुए हैं। तो इससे हमारे को पता चलता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के संविधान में संशोधन करना आसान नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है? कठिन है। अब देखिए संशोधन की प्रक्रिया कठिन कैसे, उसको समझते हैं। संशोधन की प्रक्रिया, वहाँ की जो संसद है उसको कांग्रेस कहते हैं। वहाँ की जो संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है। उसके 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा सभा और सीनेट। सीनेट में 100 सदस्य हैं। 50 स्टेट हैं तो 2 सदस्य जाते हैं, तो कितने हो गए? 100। ठीक है। 435 इसमें सदस्य हैं। अब देखिए क्या होता है कि वहाँ पे 2/3 बहुमत तो इसका जरूरी है, ठीक है, और 2/3 बहुमत इसका जरूरी है, ठीक है, और 3/4 फॉर्मूला राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा कितना जरूरी है? 3/4। तो देखिए स्टेट कितने हैं वहाँ पे? 50 राज्य हैं। तो 50 में जो विधानमंडल हैं उनमें से 3/4 विधानमंडलों का स्वीकृति होना जरूरी है। अब देखिए नोट लगा के नोट करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि अमेरिका में संविधान संशोधन प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि अमेरिका में अगर संविधान संशोधन करना है तो प्रस्ताव कौन से सदन में लाया जाएगा। तो अमेरिका के जो संविधान में अगर संशोधन करना है तो प्रतिनिधि सभा में भी प्रस्ताव लाया जा सकता है और सीनेट में भी लाया जा सकता है। अगर प्रतिनिधि सभा में लाया गया तो उसको कितने बहुमत से पारित होना पड़ेगा? 2/3। उसके बाद में कहाँ जाएगा? सीनेट में। वहाँ पे भी कितना होना पड़ेगा? 2/3। वहाँ के बाद में कहाँ जाएगा? राज्य विधानमंडलों के पास में जाएगा। 50 स्टेट है वहाँ की विधानमंडल है, वहाँ पे जाएगा। और 50 में से भी 3/4 लगभग 36-37 विधानसभाओं में भी उसको पारित होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए प्रतिनिधि सभा में पारित हो गया, सीनेट में नहीं हुआ, तो वो संविधान संशोधन रद्द हो जाएगा। सीनेट में पारित हो गया, प्रतिनिधि सभा में नहीं हुआ, रद्द हो जाएगा। दोनों में पारित हो गया, राज्य विधानमंडलों में 3/4 बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया, तो वो संविधान संशोधन प्रस्ताव गिर जाएगा। इसलिए वहाँ पे जैसे मान लीजिए सीनेट में आया, पास होके कहाँ आएगा? इसमें आना पड़ेगा, इसमें 2/3 बहुमत से करना पड़ेगा, इसमें 2/3 से करना पड़ेगा, और फिर इसके पास में आएगा। तो संविधान संशोधन प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है अमेरिका में, और 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। 3/4 विधानसभाओं की विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है।
अगर ये प्रक्रिया पूर्ण होती है तभी संविधान में संशोधन होता है, और ये एक जटिल प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें पारित हो गया तो इसमें नहीं हो पाता है, इसमें हो गया तो इसमें नहीं हो पाता है, अगर दोनों में हो जाता है तो राज्य विधानमंडल की स्वीकृति नहीं मिल पाती है, इसलिए जटिल प्रक्रिया। इसलिए अभी तक अमेरिका के संविधान में कितने संशोधन हुए हैं? 27 संशोधन हुए हैं, और कब से कब तक? 1789 से लेके 2020 तक, आज की डेट तक देख लो आप, कितना समय गुजर गया, केवल 27 संशोधन है, जिसमें भी 10 संशोधन केवल और केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। अगर मौलिक अधिकारों से संबंधित इसलिए क्योंकि वहाँ के जो संविधान में शुरू में क्या हुआ था कि जब संविधान बना था तो मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे, बाद में संविधान में अमेंडमेंट करके संशोधन करके मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो उससे संबंधित है 10। तो उनको निकाल देने के बाद तो केवल 17 संशोधन ऐसे बचते हैं कि जो कि संविधान में संशोधन हुए हैं, ठीक है। इसलिए अमेरिका के संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से देश का संविधान सबसे कठोर है विश्व में, तो कौन सा आ जाएगा? अमेरिका का संविधान सबसे कठोर है। एक क्वेश्चन और बताया था मैंने भी आपको कि कौन से देश का संविधान संक्षिप्त संविधान है या प्रथम लिखित संविधान कौन से देश का है, तो किसका आ जाएगा? अमेरिका का। अमेरिका ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे पहले लिखित संविधान बनाया गया था, और सबसे संक्षिप्त संविधान कौन सा है? अमेरिका का है। कितने अनुच्छेद? उसमें केवल 7 अनुच्छेद। ठीक है बच्चों, 3 विशेषताएं क्लियर हो गई। इनको लिखते जाना अपने रजिस्टर में। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कहीं ना कहीं आपको पूछे गए हैं एग्जामों में, बहुत सी एग्जामों में। मैंने पुराने पेपर देखे हैं, यूपीएससी देख लो, आरएएस देख लो, स्कूल लेक्चर देख लो, नेट जीआरएफ देख लो, कॉलेज लेक्चर देख लो, सेकंड ग्रेड देख लो, इन सब में क्या होता है कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे विशेष जोर देकर मैं बता रहा हूँ। अब देखिए अगली जो विशेषता है, चौथी, दोहरी नागरिकता। ये क्वेश्चन भी पिछले से पिछली नेट की एग्जाम में पूछा गया था, दोहरी नागरिकता। चलो बताओ, हमारे यहाँ पे कौन सी नागरिकता है? हमारे यहाँ पे इकहरी नागरिकता है। इकहरी नागरिकता है। इकहरी का मतलब, जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो क्या मैं राजस्थान का नागरिक हूँ? नहीं, मैं राजस्थान का नागरिक नहीं हूँ, मैं केवल और केवल भारतीय हूँ। ठीक है, लेकिन अमेरिका में ऐसा प्रावधान नहीं है। अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति वहाँ के स्टेट का या फिर छोटे राज्य का अगर नागरिक है, तो उसको उस राज्य की नागरिकता भी मिलेगी, अमेरिका की नागरिकता भी मिलेगी। अपवाद स्वरूप एक उदाहरण हमारे को तिहरी नागरिकता का भी मिलता है। स्विट्जरलैंड की अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है। ठीक है, तो ये भी वहाँ के संविधान की एक विशेषता है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि वहाँ पे कई बार ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान क्यों है। ठीक है, तो देखिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान इसलिए है क्योंकि वहाँ पे आज भी राज्यों को संघ से अलग होने का प्रावधान किया गया है। राज्य क्या कर सकते हैं? संघ से अलग हो सकते हैं। राज्य संघ से अलग हो सकते हैं। अलग हो जाएंगे तो सिटीजनशिप अलग हो जाएगी, इसलिए शुरू में ही वहाँ पे क्या कर दिया गया कि दोहरी नागरिकता प्रदान कर दी गई। हमारे यहाँ पे क्या संघ से अलग हो सकते हैं राज्य? साहब अभी मुख्यमंत्री गहलोत है और सेंटर में बीजेपी है। गहलोत कहेगी साहब हम तो सेंटर वालों को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तो पाकिस्तान वालों को सपोर्ट करेंगे। तो क्या पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर गहलोत ऐसे ही बकवास करेगा तो गहलोत राज्यपाल के द्वारा यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? राष्ट्रपति के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा और गहलोत को टेक ओवर कर लिया जाएगा और यहाँ पे दोबारा सरकार के चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी जब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी, अगर कोई बगावत करता है स्टेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय जो संघ है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, अर्थात यहाँ के संघ को राज्यों से अलग होने का अधिकार नहीं है, जबकि अमेरिका में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं मौलिक अधिकार। कौन सा आएगा? मौलिक अधिकार। ये क्वेश्चन बहुत बार राजस्थान पुलिस, पटवार, रेलवे, एसएससी में पूछा जाता है कि हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो हमने भी कहाँ से लिए हैं मौलिक अधिकार? अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, देखिए शुरू में मूल रूप में वहाँ पे मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। बाद में संविधान संशोधन, जैसा कि मैंने बताया अभी, संविधान संशोधन के माध्यम से वहाँ पे क्या किया गया था? मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 10 संशोधन हुए थे, उसके माध्यम से दिए गए थे। एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में, नेट की एग्जाम जो लगी थी उसमें,
कि निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं या फिर असत्य नहीं है, सत्य नहीं है यानी कि असत्य हैं। तो उसमें पूछा गया कि अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था, सत्य है या असत्य है? ये बात असत्य है। जबकि क्या कर देते हैं कि यार अमेरिका में तो मौलिक अधिकार हैं इसलिए ये बात सत्य है। नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना है, वहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार उत्तर देना है आपको। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर उत्तर नहीं देंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन कहेगी क्या अमेरिका के संविधान में, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान था या नहीं था? तो बोले साहब नहीं था, बाद में संशोधन के द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन की प्रकृति को चेंज करके कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे को ध्यान में रखना है मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, लेकिन मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान नहीं था। बाद में संविधान में 10 संशोधन करके मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। 4 हो गए। 5वां देखते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बार बार परेशान करेगी। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आगे पढ़ेंगे तब, इसलिए इसको अभी निपटा लेते हैं। देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल स्थिर होता है या अस्थिर होता है? बताइए। क्या भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल स्थिर होता है या अस्थिर होता है? बताइए। देखिए, यहाँ पे एक बड़ा लॉजिक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामों में आया है और अच्छे अच्छे लोगों का जो परफॉर्मेंस है उसको खराब कर दिया है। ये भारत की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री का पद अस्थिर है, स्थिर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति की अगर बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो पद है वो स्थिर है। अब आप पूछोगे कि स्थिर कैसे रहे, स्थिर कैसे? क्या आप तो कहोगे कि साहब प्रधानमंत्री का कार्यकाल स्थिर कैसे है? हमारे प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष है। लेकिन यहाँ पे लॉजिक यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को 4 वर्ष से पहले हम नहीं हटा सकते। क्या भारत के प्रधानमंत्री को 5 वर्ष पूर्व हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री कब तक प्रधानमंत्री है? जब तक उसके पास में संसद में, लोकसभा में बहुमत है, तब तक क्या है, वो प्रधानमंत्री है। ठीक है, जब उसके पास में बहुमत नहीं है तो क्या हो जाएगा, उसका पद से उसको हटा दिया जाएगा, पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे देखें तो 3 महीने के भी प्रधानमंत्री हुए हैं, 6 महीने के भी प्रधानमंत्री हुए हैं। ठीक है, 1 साल के भी, 2 साल के भी प्रधानमंत्री हुए हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अस्थिर है लेकिन वहाँ पे स्थिर है। अमेरिका में केवल और केवल अमेरिका के राष्ट्रपति को केवल और केवल महाभियोग के माध्यम से ही हटा सकते हैं। किसके माध्यम से? महाभियोग के द्वारा ही उसको हटाया जा सकता है। उसको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। अब आप कहोगे साहब अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा क्यों नहीं हटाया जा सकता? ये भी लॉजिक है। अमेरिका के राष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा क्यों नहीं हटाया जा सकता? इसलिए नहीं हटाया जा सकता क्योंकि कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं होता है। व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं होता है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। इसलिए वो व्यवस्थापिका के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। लेकिन अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। और जब व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है तो व्यवस्थापिका को यह अधिकार नहीं है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व हटा सके। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। इसलिए वहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल स्थिर है, उसे केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब महाभियोग की चर्चा आगे जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से करेंगे। अभी और देखते हैं आगे। अगली जो विशेषता है वो है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता यानी कि व्यवस्थापिका सरकार के तीनों अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका, तीनों संविधान के दायरे में रहकर ही कार्य करेंगे। यानी कि संविधान से ऊंचे नहीं है, संविधान के अकॉर्डिंग इनको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। ठीक है,
ये हो गया, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगली जो विशेषता की अगर बात करें तो वो है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था, अगली जो विशेषता है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था का मतलब क्या है कि राज्यों से मिलकर संघ का निर्माण हुआ है। राज्यों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? संघ का निर्माण हुआ है। लेकिन वहाँ के संघवाद की बात करें, भारत के संघवाद की बात करें तो दोनों में काफ़ी हमारे को डिफरेंट देखने को मिलता है। ये डिफरेंट क्या है? वहाँ पे परंपरागत संघ है, परंपरागत संघ है। हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यानी कि सहयोगात्मक संघ है, सहयोगात्मक संघ है। ठीक है, वहाँ पे क्या है कि राज्यों के पास में ज़्यादा पावर है, हमारे यहाँ पे संघ के पास में ज़्यादा पावर है। वहाँ पे राज्य संघ से अलग हो सकते हैं, हमारे यहाँ पे राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। हमारे यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर किसके लिए काम करेंगी? राष्ट्र के लिए कार्य करेंगी। ठीक है, कुछ मामलों में केंद्र सरकार के डिसीजन ज़्यादा मान्य होंगे राज्यों की तुलना में, क्योंकि ये भारत की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो संघात्मक व्यवस्था भी अमेरिका की संविधान की विशेषता है। आगे एक और देखते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका का की अगर बात करें तो न्यायपालिका या स्वतंत्र न्यायपालिका कह दो, या फिर सर्वोच्च न्यायपालिका भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान चलता है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन को इसमें भी लिख सकते हो या फिर अलग से भी इसकी विशेषता डाल सकते हो। जैसे न्यायिक पुनरावलोकन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार कंपटीशन में भी पूछा गया है और 2 नंबर का आपके यहाँ पे भी पूछा जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि जो कार्य व्यवस्थापिका का है और व्यवस्थापिका उसको सही तरीके से नहीं कर पाती है तो उसको क्या करते हैं, न्यायपालिका क्या कर सकते हैं, उसको करवाने की कोशिश करते हैं। सॉरी, इसमें ये नहीं आएगा, इसमें आएगा न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब हो जाएगा अगर कोई व्यवस्थापिका ऐसे कानूनों का निर्माण करती है, व्यवस्थापिका ऐसे कानूनों का निर्माण करती है कि जो कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो न्यायपालिका उसको क्या कर सकती है कि पुनरावलोकन कर सकती है, उसको अवैध घोषित कर सकती है, उसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक विशेषताएं थी हमारे अमेरिकी संविधान की। इसमें एक विशेषता और बच जाती है, लेकिन उसके लिए हमारे को काफ़ी टाइम की जरूरत पड़ेगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उस विशेषताओं को हम अगला जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे। उसका नाम है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। क्या जाएगा? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ये भी अमेरिका की जो राजनीति है, संविधान है, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसमें पूरा डायग्राम बनेगा और डायग्राम बना के इसको आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे, क्योंकि बिना डायग्राम के समझ में नहीं आएगा और इसमें काफ़ी समय लगेगा, कम से 20-25 मिनट 30 मिनट का समय लगेगा। इसलिए इसको अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।